वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मॉर्निंग सेशन में जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड की हिस्ट्री में गोरखाकालीन जो शासन चल रहा था, उस काल में हम लोगों ने एक एमसीक्यू क्लास ऑलरेडी कर ली है। और आज मैंने जैसे आपको बताया था कि गोरखाकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उससे संबंधित लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस या किसी अन्य एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था को एक लेक्चर के माध्यम से आपके सामने लेकर आए हैं और आपके सारे पॉइंट डाउट सारे इसी में क्लियर हो जाएंगे। और जैसे ही हमारा लेक्चर समाप्त होगा, उसके बाद इसी के प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित एमसीक्यू सेट भी हम लोग कर लेंगे। तो हमारी ये पहल आपको कैसी लगी, तो ये आप प्लीज़ बताइएगा। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा हम फोकस करते हैं गोरखाकालीन प्रशासन व्यवस्था से, कि गोरखाकालीन प्रशासन व्यवस्था कैसे थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गोरखाकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसे गोरखियाली शासन कहा जाता था। ठीक है, हमारे कुमाऊं में इसको कहा जाता था और गढ़वाल में भी कहा जाता था। तो गोरखाली शासन एक बहुत ही अन्यायपूर्ण, अत्याचारपूर्ण शासन कहा जाता था। ठीक है, तो प्रशासन में बढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि गोरखों का जो भौगोलिक क्षेत्र था, भौगोलिक क्षेत्रफल कौन कौन सा था। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे बात आपको बताऊं, गोरखा जो मूलतः नेपाल के निवासी थे, इस चीज़ को क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब गोपाल नेपाल के जो राजा नरभूल पासा, पृथ्वी नारायण शाह, रण बहादुर शाह, चौतरिया बहादुर शाह, ये आप चार याद रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी एमसीक्यू सेट कर चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने गोरखा साम्राज्य बहुत बड़े लेवल तक फैलाने का प्रयास किया। ठीक है, इसको आपने क्लियर है। हम पढ़ रहे हैं प्रशासन, ना कि राजाओं के नाम, राजाओं के कार्य हम नहीं पढ़ रहे, हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस प्रशासन पर होना था। ठीक है, भौगोलिक व्यवस्था बताने का तात्पर्य यह है कि हम देखना चाहते हैं कि उनका शासन क्षेत्र कौन सा था। ठीक है, तो शासन क्षेत्र क्या था? शासन क्षेत्र जो चीन के पूर्व में मीची नदी के नेपाल में है, सिक्किम से बॉर्डर टच करती है, और पश्चिम में काली नदी तक का भूभाग शामिल था, जो वर्तमान में उत्तराखंड के पूर्व में स्थित है। ठीक है, और जहां पर वर्तमान में नेपाल गवर्नमेंट के साथ विवाद भी है काली नदी के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब जो हमारा सीधा आ जाते हैं कि वहां पर कैसे उत्तराखंड में नेपाल गोरखों का शासन स्थापित हुआ। कैसे स्थापित हुआ? 1790 में हम लोगों ने पढ़ चुका है, हर्षदेव जोशी की सहायता से गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। तब राजा कौन था? महेंद्र चंद। इतना हमारे लिए जानना काफी है। ठीक है, उसी प्रकार 1804 में खुड़बुड़ा के मैदान में गढ़वाली शासक प्रद्युम्न शाह को हराने के साथ गढ़वाल पर भी अधिकार हो गया। तो आप मान सकते हैं 1790 से लेकर, ठीक है, 1790 से लेकर 1804 तक का इनका शासन आप कह सकते हो। लगभग 2500 वर्ष का शासन था इनका। ठीक है, 1804, माफी चाहूंगा, 1815 तक। ठीक है, तो 1790 में कुमाऊं में, 1804 में गढ़वाल में, 1815 तक का इनका शासनकाल रहा है। ठीक है, और ये गोरखाली शासन था। ठीक हो गया। और अंतिम समय में क्या था? अंतिम समय में था, इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गोरखपुर का बुटवल प्रांत था, जो हम लास्ट एमसीक्यू सेट में कर भी चुके हैं। गोरखपुर का बुटवल प्रांत था, वहां पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इनका बहुत ज़्यादा बैर हो गया, और वहीं से इनका पतन की शुरुआत हो गई। और अंग्रेजों को तो मौका चाहिए था, और मौका दे दिया सुदर्शन शाह टिहरी के राजा, प्रथम राजा, जो 55वें राजा कहे जाते हैं। ठीक है, वो हमारा अभी टारगेट नहीं है। हमारा जो टारगेट है वो है गोरखा की प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, अब आगे हमारा बेस बन गया। बेस बनने के बाद अब हम आ चुके हैं गोरखा की प्रशासन व्यवस्था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, गोरखा शासन को गोरखियाली शासन कहा जाता था। पहली चीज यहां पे क्लियर हुई। अब देखो, इनका जो शासन था पूरी तरह से सैन्य व्यवस्था पर आधारित था। सैन्य व्यवस्था पर आधारित, जैसे आप देख सकते हैं कि चीन का शासन वो भी सैन्य व्यवस्था पर आधारित है। कल को अभी पाकिस्तान में जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कल को सेना कब्जा कर ले, कई बार सेना अब शासन व्यवस्था संभाल लेती है, सैन्य व्यवस्था कह देते हैं। उत्तर कोरिया का एग्जाम्पल ले लो, वो बकलोल किम जोंग उंग है, वो सैन्य व्यवस्था के समान शासन है। तो इस प्रकार के शासन को सैन्य व्यवस्था शासन कहा जाता है। पहली चीज तो क्लियर हो गया। अब देखिए, जो सेना का प्रमुख होता है, कल मैं सीडीएस की बात कर रहा था, चीफ डिफेंस ऑफिसर, उसको सुब्बा कहा जाता था। इसको आप बिल्कुल याद रख के चलेंगे, सुब्बा उनको कहा जाता था। और सबसे प्रमुख कौन हो गया? राजा तो रहेगा, राजा तो आपको बताना भूल गया, राजा, फिर उसके अधीन सुब्बा। यहां तक मैटर क्लियर हो गया। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। गोरखों ने क्या किया था? गोरखों ने जो अपना जो प्रशासन किया ना, उसने जनता को इतनी उत्पीड़न दे दिया, इतना ज़्यादा उत्पीड़ित किया कि मतलब जनता को इस लेवल तक उसने दबा के रख दिया कि वो कभी भी विद्रोह
सिर उठाने संबंधित चीज सोच भी ना सके सपने में। बस वो जनता को ये उनको ये दर्शाने का प्रयास किया कि सिर्फ जीवन जीना ही आपका काम है और जीवन के लिए संघर्ष करना ही आपका काम है, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है, ना आपको सोचना है, ना प्रशासन में हिस्सा बताना है, कुछ नहीं करना। हाँ, उन्होंने क्या किया कि चंद जो शासन था उसके थोड़े से इन्होंने कुछ पद रखे थे जिसका थोड़ा बहुत जिक्र मिलता है। तो गोरखों का शासन, दासता, कर प्रणाली, बिगाड़ प्रथा, शोषण उत्पीड़न की नई शैलियां प्रारंभ करी। वो नए नए तरीके लाते थे, आगे आप देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इनकी न्याय व्यवस्था। सबसे पहले न्याय व्यवस्था कहते हैं, गोरखा शासन में जो न्यायाधीश होता था उसको विचारी कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, विचारी क्या कहते थे? सुनवाई सुनवाई करते थे। जज एक शुल्क लेते थे, पहले भाई ये शुल्क जमा करो तब हमारे तुम्हारे मामले की सुनवाई करेंगे। चाहे वादी प्रतिवादी, ठीक है, जिसका आरोप है और जिस पे आरोप लगा है, दोनों शुल्क जमा करेंगे, उसके बाद वो करेगा, ठीक है। और जब विचारी से पहले अगर मामलों का निपटारा सुब्बा, जो सबसे बड़ा फौज का अफसर होता था, वो भी कर देता था। और अगर गलती से चश्मदीद गवाह नहीं मिले, प्रॉपर सच झूठ का पता नहीं चल पाया, तो एक बहुत भयंकर बकलोल प्रथा इन्होंने शुरू करी थी। वो थी, 3 प्रथा थी इनकी: गोलादीप प्रथा, कढ़ाईदीप प्रथा, तराजूदीप प्रथा। इन प्रथाओं का नाम याद रखेंगे, ठीक है। और हैरान करने वाली बात है कि उस काल में, या अगर आज तक आप वर्तमान समय में इसको रिलेवेंसी देखेंगे तो आप कहेंगे कौन सी प्रथा थी, ठीक है। पहली प्रथा गोलादीप प्रथा। इसमें क्या करता था, एक गर्म लोहे की रॉड, उसको गर्म करके बिल्कुल लाल करके उसको बंदे के हाथ में थमा दिया जाता था और कुछ निश्चित दूरी तक उसको चलने को बोल दिया जाता था। अगर वो चल के वहाँ तक पहुँच गया तो वो दोषी नहीं है, अगर नहीं पहुँच पाया तो वो दोषी करार माना जाता था। अब बताइए कौन गर्म लोहे की रॉड लेके चल पाएगा, ठीक है। पहले तो ये गोलादीप प्रथा। दूसरी एक और बकलोल प्रथा, कढ़ाई, उबलता तेल चल रहा है, उसके कढ़ाई के अंदर ये हाथ डालते थे। अगर हाथ जल गया तो दोषी है, नहीं जला तो दोष रहित है। अब ये कौन सी प्रथा? ये भी कढ़ाई दीप प्रथा। एक और बकलोल प्रथा देखो, तराजू दीप प्रथा। इसमें क्या करते थे कि, तो कभी कभी हंसी आती कि क्या था, ठीक है, चलो जो भी है। व्यक्ति को तराजू में पत्थरों से तौल दिया, ठीक है, और वो पत्थरों को छुपा देते थे, रात को छुपा देते थे। अगले दिन क्या करते थे कि उन्हीं पत्थरों से दोबारा तौला जाता था, ठीक है। अब अगर वो कल नापे हुए पुराने पहले नापे हुए पत्थरों से भारी सिद्ध हो गया तो भाई वो दोषी हो गया, अगर हल्का हुआ तो वो निर्दोष हो गया। ये कौन सी तरीका भाई? कल जो नापा था आज के एक ही दिन में वेट उसका बढ़ जाएगा क्या, घट जाएगा? चलो ठीक है, XYZ। तो ये तराजू दीप प्रथा थी। अब आगे देखते हैं, ये आपको 3 चीजें समझ आ गई। आगे देखते हैं सैन्य व्यवस्था, ठीक है। सैन्य व्यवस्था में दो चीज आप मेन ध्यान रखिएगा। एक रखिएगा जागरिया और एक ढाकरिया। एक जिसको जागरिया को जागचा भी कहा जाता है, ठीक है, जागचा भी कहा जाता है, और ढाकरिया को ढाकचा भी कहा जाता है। पहली चीज, जागरिया परमानेंट सैनिक होते थे, ये ध्यान रखिएगा। और जो 2 वर्ष के सेवा मुक्त हो जाते थे, ढाकरिया भी कहा जाता था। कहीं कहीं इन दोनों का जिक्र ना एक होता था, इस तरीके से जिक्र भी किया गया है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, स्थायी सेना के रूप में और एक अस्थायी सेना के रूप में। देखिए, जिसको आपने रिटायरमेंट दे दिया तो आपको अस्थाई मान सकते हो, और जागरिया स्थाई तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और एक इनका जो हथियार था खुखरी, ये एग्जाम में अब नहीं पूछा जाएगा कि खुखरी किनका हथियार था। अब ये पूछा जा सकता है कि गोरखा कालीन में खुखरी कौन बनाते थे? नेवार जाति के लोग बनाते थे, और प्रमुख केंद्र था गढ़ी केंद्र था। ये आप याद रखेंगे, ये हमने MCQ सेट में कर लिया है, क्लियर है। अब देखते हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्रशासन कंप्लीट होने के बाद अभी हम इसका MCQ सेट भी लगाएंगे। थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी तो उसको हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो इतना तो मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ, ओके। अब इनकी आर्थिक व्यवस्था देखते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था सबसे पहले भूमि बंदोबस्त, ठीक है। तो इसमें एक ही सबसे पहला भूमि बंदोबस्त था जो उन्होंने प्रयास किया था, वो किया था, इनका नाम आता है सूबेदार जोगामल शाह ने। ये आप इस डेट को भी याद रख सकते हैं, डेट और किसने लागू किया था ये याद किया था। इनमें कुछ नहीं किया इन्होंने, बस एक काम किया, जो 20 नाली जमीन पर 1 रुपये टैक्स लगाया कि भैया 1 रुपये देना पड़ेगा 20 नाली जमीन पर। क्लियर हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एक तो ये कर व्यवस्था होगी। फिर 1812 में, कोई डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डेट इंपॉर्टेंट नहीं करती। मेन इंपॉर्टेंट ये करती है कि काजी बहादुर भंडारी ने एक भूमि प्रबंधन किया जिसमें पुंगड़ी नामक कर लगा दिया, जो भूमि के लिए दिया जाने वाला प्रमुख कर था। ठीक हो गया। इसके आगे भी चर्चा हम करेंगे। पुंगड़ी कर, यह एक प्रकार का भूमि कर था। इसमें लगभग 1.5 लाख की आय होती थी, ठीक है। अब ये कितना था, कितना लेते थे, इनका ऊपर डिपेंड करता था, मन मर्जी का इनका कर था। इसमें आपका कोई फिक्स नहीं था। जो पहला बंदोबस्त हुआ तो उसमें तो 1 रुपये लिया था इन्होंने, ठीक है, 20 नाली जमीन पर 1 रुपये लिया था, लेकिन इसमें कोई तय नहीं था, ठीक है। ये अपनी मर्जी से वो ले लेते थे। अब जो भूमि कर है, पुंगाड़ी कर तो आपने सुन लिया। अब इसके अलावा कई सारे इन्होंने
अजीब टाइप के कर लगा रखे थे, मतलब जिसका कोई रिलेवेंसी नहीं है। तभी तो उनको गोरखाली शासन कहा जाता था। अब कुसई नामक कर, गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर कुसई कर लगा दिया, जैसे जजिया कर था वैसे ही कुसई कर मान सकते हो। टीका भेंट कर, शादी शुभ अवसर पर। अब गोरखाओं ने अपनी शादी ब्याह करना है तो उस बारे में टैक्स लेते थे, शादी ब्याह के समय पे ले लेते थे। ये कौन सा मतलब है यार, तुम शादी कर रहे हो, तुम अपना जीवन बर्बाद करने जा रहे हो और टैक्स ले रहे हो जनता से, क्या मतलब है। तिमारी कर, अब देखो सैनिकों को दिए जाने वाला वेतन, जिसमें फौजदार को 4 आना था तो सूबेदार को 2 आना मिलता था, ये भी कर लेते थे लोग। एक होता था पहाड़ी जो बुनकर थे, कपड़ा बुनते थे, उनसे कर लेते थे टांड कर। घी कर, बेचारे पशु चालक है, अपना किसी तरह से गुजारा बसारा कर रहा है वहाँ पर पशु चला के, उसके मालिक से कर ले लो। मांगा कर, नौजवान को ले लो, युद्ध के समय भैया हमने युद्ध लड़ने जाना तो प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया कर लो, नौजवान को भर्ती भी करो, कर भी लो, ये भी एक कर का मांगा कर था। आप समझ रहे कर सारे प्रकार के। फिर एक मिझारी करता, यह कर शिल्प कर्मियों तथा जागरीय ब्राह्मणों से लिया जाता। अब जागरीय ब्राह्मण समझ रहे हैं ना, ब्राह्मणों को भी इन्होंने सेना में भर्ती किया था, याद रखिएगा, क्लियर है। ओके, अब यहाँ की हम सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। देखो इनका समाज गोरखाओं का बिल्कुल पृथक समाज था, ठीक है। ये क्या थे कि जाति विशेष का अनोखे नस्लों व जातियों के समूह थे। इनके जो प्रमुख नस्ल राई, मगर, गुरुड़, लिंबू, सुनवार, पुन, सरकी, थापा, खड़का आदि ये थे, ठीक है। और ये तो आप सब जानते हैं, इनका कद छोटा होता था, सुअर मांस अधिक पसंद करते थे, मदिरा पान बहुत अधिक करते थे ये लोग। ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने मस्त रहते थे और लड़ाई में युद्धरत रहते थे, हमेशा युद्ध में रहते थे, कोशिश करते थे कि अधिक से अधिक कब्जा करना और अधिकार क्षेत्र पर कब्जा करना और जनता जो लोकल जनता उन पर अत्याचार करना, बस यही इनका काम था। अत्याचार के लेवल ये देख लो, घरों की छतों पर महिलाओं को चढ़ने में पाबंदी लगाई थी। अब ये क्या मतलब है यार, ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। अच्छा, अब देखिए जो शिल्प, अब इसको कुछ अलग वर्ड कहते थे हमारा। अभी जैसे हम लोग बार्बर कह देते हैं नाई को, जो काम करता था, नाई को नो कहते थे। शिल्पकर्मी जो काम करते थे उनको कामी कहते थे, सुनार को सुनवार कहते थे। ब्राह्मण दासों का, इन्होंने आपने देखा था ना कि एक अजब सिंह थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर पूजा नहीं जाता। उन्होंने ब्राह्मण को भी दास रखा था, ब्राह्मणों को भी दास को रखा था, उनको कठुआ कहा जाता था। ये आप करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करना आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। और ये अंतिम व्यवस्था रख जाती है धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था। ये दोनों ना बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों के अनुयायी थे। पहली चीज, इनका प्रमुख त्योहार दसाई था। दशहरा आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, दसाई मिलेगा, ठीक हो गया। और इसके बाद एक गुरुड़ जाति के गोरखे मोस्टा को अपना इष्ट देव मानते थे। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ इन्होंने क्या किया कि केदारनाथ मंदिर में सदाव्रत चलाने के लिए दान भी दिया था। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर आदि जगहों में तीर्थ यात्रियों के लिए सदाव्रत दिया था। ये इन्होंने ये दान प्रकार में सदाव्रत एक प्रकार का दान था, वो इन्होंने दिया था। और एक और है रण बहादुर सामने कोटली पर रखने के ग्रामों को बद्रीनाथ यात्रियों को सदाव्रत चलाने का दान दिया, तो इन सभी के लिए दान दिया था। आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है क्या। और अब जो बात है, गोरखाओं की जो राजभाषा थी गोरखाली, इसमें कोई डाउट नहीं है। समूचा नेपाली भाषा मिलता है, जिसे नेवारी भी कहते हैं, ठीक है, नेवारी भी भाषा कहते हैं। और सबसे मेन चीज़ है, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, हिंदी का कुछ उसमें जानकारी लेके आएं, तो नेपाली भाषा का उद्गम माना जाता है या गोरखाली भाषा का उद्भव माना जाता है, वो किससे हुआ है, समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा से हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेशन प्रशासनिक व्यवस्था से। और इस प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी हम लोगों ने सारे सारे के सारे टॉपिक कर लिए हैं। कोई चीज़ अगर बचती है तो आराम से, ये आपके सामने पीडीएफ नोट्स हैं, आराम से आपके इसको बैठ के स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इससे संबंधित प्रश्नों को, और प्रश्न करने के बाद एमसीक्यू सेट लगाने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि गोरखा शासन का प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अभी हमारे पास समय है 13 मिनट के अंदर, लगभग 14 मिनट के अंदर हम लोगों ने इसको प्रशासन को कंप्लीट कर दिया है। और आने वाले 5 या 6 मिनट में हमारा सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो अब आप लास्ट में आपका एक ही काम बचेगा, इनको अच्छे से रिवीजन करेंगे और लास्ट में एक जरूर मेरे को अपना एडवाइस देंगे कि किस प्रकार से ये आपको सेशन लाभप्रद सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो हम लोग कैसे इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो बातें हैं वो चलती रहेंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भाबर में पहाड़ी पशुचारकों द्वारा गोरखा शासन में कौन सा कर लिया जाता था। तो ये हमने बात कर लिया है, तो इसे कहा जाता था दोनिया कर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिल्प कर्मियों जागरिया ब्राह्मणों से गोरखादर लिया जाने वाले कर जस्ट अभी हमने पढ़ा है। ये मैं इसको नोट्स नीचे लेके चलता हूँ, इसमें आपको तुरंत मिल जाएगा, अभी हम पढ़ के हटे। ये देखिए,
ब्राह्मण दासों को कठुआ कहा जाता है, ठीक है। और कर की जो व्यवस्था थी ये थी मिझारी कर, ठीक है। मिझारी कर शिल्पकर्मियों तथा जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाना वाला कर ये हो गया, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इन कुछ कर दिए गए हैं, इनको हमें सुमेलित करना है तो सुमेलित कर लें, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, बड़े आराम से कर सकते हैं। जो टांड कर क्या होता था? बुनकरों से लिया जाने वाला कर था। मरो कर किससे लिया जाता था? ये लिया जाता था पुत्रहीन व्यक्ति से, जिसके पास पुत्र नहीं है उससे कर ले लो भैया, ये भी अजीब ही टाइप का कर था। घी कर दुधारू पशुओं जानवरों से उनके मालिकों से ले जाता। सलामी ए प्रकार नजराना कर, मतलब हद ही थे करों की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, तुम्हारा आंसर मैच कर दिया हमने, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखते हैं। छिपाई गई संपत्ति में गोरखा शासन में लगने वाला कर कौन सा था? तो ये बहता कर था, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने हेतु दिया जाने वाला कर, अब मतलब आप हमसे कौन सा लगान ले रहे हो भैया, ये तो बता दो मेरे को। अब वो जानकारी भी चाहिए तो उसके लिए भी कर चुका हो, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? जानना सुनना कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने हेतु दिया जाने वाला कर, ये भी जानना सुनना कर, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके। गोरखा शासन में काश्तकारों से कर किस आधार पर लिया जाता था? ठीक है। तो काश्तकारों से किस आधार पर लिया? ठेकाबंदी नामक इस प्रकार से कर लिया जाता था। शायर कर निम्न में से क्या था? तो शायर कर जो था वो था सीमा चुंगी कर था, ठीक है। इससे आप रिलेट कर सकते हैं। ब्रिटिश व नेपाल युद्ध का कारण क्या था? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गोरखपुर का बुटवल प्रांत, उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया था गोरखाओं ने। लॉर्ड मोइरा, लॉर्ड हेस्टिंगस ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब करी थी? ठीक है। तो ये घोषणा कब करी थी? नवंबर 1814 में, ठीक हो गया। अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध हेतु अपनी फौज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो वो विभाजन किया था 4 भागों में विभाजन किया था। अंग्रेजों ने बिहार के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू पर किसके नेतृत्व में आक्रमण किया? तो मेन जो ये थे मेजर जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व में आक्रमण, अच्छा सॉरी, ये तो मारे गए थे, सॉरी ये जिलेप्सी मारे गए थे, इन्होंने आक्रमण किया था मेजर जनरल मार्ले के नेतृत्व में आक्रमण किया था। मेजर जनरल वुड के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा किस स्थान पर आक्रमण किया था? जैसा आपको पता ना, 4 भागों में विभाजित किया था। जनरल मार्ले हो गया, वुड हो गया, जिलेप्सी हो गया और ऑक्टरलोनी, इनके मतलब उसमें नेतृत्व में 4 भागों में विभाजित करके आक्रमण किया था चारों तरफ से। तो ये हो गया आपका नेपाल के रास्ते काठमांडू पर यह आक्रमण किया मेजर जनरल मार्ले के नेतृत्व में। मेजर जनरल वुड के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा किस स्थान पर आक्रमण किया गया? तो ये जो आक्रमण किया ये किया गया गोरखपुर पर आक्रमण किया गया, ठीक है। और देहरादून खलंगा किले पर किसके नेतृत्व में गोरखाओं के विरुद्ध आक्रमण किया गया? तो वो जो आक्रमण किया था जनरल जिलेस्पी, जो ही इसमें मारे गए थे, ठीक है। यहाँ ओके हो गया। खलुंगा किले एवं नानापानी किले में गोरखाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक है। तो यह जो किया गया था बलभद्र सिंह थापा के द्वारा किया गया था, ओके। ब्रिटिश सेना ने दून घाटी पर कब हमला किया था? दून घाटी पे कब हमला किया था? अर्थात गोरखाओं पे कब हमला किया? 24 अक्टूबर 1814 में, ओके। नाला पानी दुर्ग में जनरल जिलेस्पी कब मारा गया था? तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है, 31 अक्टूबर 1814 को ये मारे गए थे। ब्रिटिश सेनापतियों में योग्यतम सेनापति कौन था? ठीक है। तो ये जनरल ऑक्टरलोनी, ठीक है। अब जो मृत्यु को पा गए उनको तो कोई कहेगा नहीं योग्यतम, लेकिन जनरल ऑक्टरलोनी बहुत ही ज़्यादा वो थे योग्यतम। अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर कब हमला किया? तो ये जनरल ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में अल्मोड़ा में जो आक्रमण किया गया था ये 25 अप्रैल 1815 में ये आक्रमण किया था, ठीक है। निम्न में 15 मई 1815 को मलावगढ़ की संधि किनके बीच में हुई थी? ठीक है। तो जो मलावगढ़ की संधि हुई थी वो अमर थापा वो ऑक्टरलोनी के बीच में हुई थी, ठीक है। यहाँ हो गया क्लियर। आगे देखते हैं। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कब बना था? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कब बना था? तो यह जो डेट है वो है 1902 में यह बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन। नेपाल सरकार ने संगोली की संधि कब स्वीकार की थी? ठीक है। तो नेपाल सरकार ने संगोली की संधि जो थी उसको स्वीकार किया था 4 मार्च 1816, ये डेट रखिएगा, कई जगह 1815 मिलता है, वो गलत हो जाएगा, 1816 को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौला राम ने किसे दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया था? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है वाला क्वेश्चन। तो यह जो विभूषित किया था रणजोर सिंह थापा को ये इस विभूति से सम्मानित किया गया था। अगला है नेपाल सरकार का सर्वोत्तम अलंकार काजी किससे सम्मानित किया गया था? तो यह जो सम्मानित किया गया था यह अमर सिंह थापा को सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि मौला राम ने किसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी और ये काजी से किसे सम्मानित किया गया था। किसके समय में हरिद्वार दासों की बिक्री केंद्र था? ये दास बना के रखते थे, दास बिक्री करते थे ये लोग, ठीक है। तो ये था हस्तिदल चौतरिया के समय काल में, ठीक है। गोरखा सैनिकों द्वारा कर वसूलने का नियम क्या कहलाता था? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। सैनिक कर वसूलते थे, वो कहते थे बाली। इस कर का जिक्र हमें मौर्य शासन में भी मिलता है, गुप्त शासन मतलब प्राचीन राजवंशों में, इतिहास में भी मिलता भी है, ठीक है।
और हमारा जो 27वां नंबर प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है, रण बहादुर चंद्रिका की रचना के लिए नेपाल सरकार ने किन्हें जागीरें दी? ठीक है, तो यह नेपाल सरकार ने किसने जागीरें दी? ये दी थी मौलाराम तोमर ने इनको जागीरें दी थी। ठीक है, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने करी थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मौलाराम जी ने करी थी रण बहादुर चंद्रिका की। ठीक है, रणजोर थापा जिसको वो कहते थे दानवीर कर्ण, उनके बारे में बताने के लिए, उनका जो कार्यकाल था, उनका प्रशासन था, उनके बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो नेपाल सरकार ने इनको कई जागीरें भी दी थी मौलाराम तोमर को। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रश्न और इसी के साथ हमारा ये पूरा सेशन समाप्त होता है। गोरखा प्रशासन को हमने देखा, कुछ उनकी भौगोलिक व्यवस्था को भी देखा। ठीक है, उनके प्रशासनिक, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आदि हम लोगों ने देखा। ये आपको नोट्स आपको हमारे PDF जो नोट्स है सारे आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर आपको ये मिल जाते हैं नोट्स। इसकी आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अंत में आपसे मैं एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल बताएंगे कि कैसा था सेशन। अगर अच्छा लगा तो आप वाह लिख देंगे। ठीक है, और नहीं लगा तो आह लिख देंगे। ठीक है, तो बाकी और कमेंट कर कर अगर बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ठीक है, इसी तरह से बने रहिए। इसी प्रकार बीच बीच में लेक्चर आते रहेंगे, जहां मुझे लगेगा कि मेंस के पॉइंट ऑफ से कोई क्वेश्चन बनता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, बने रहिए फिर स्टडी एड उत्तराखंड के साथ। तो एक स्माइल के साथ आपसे विदा लेते हैं और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।